आज 6 फरवरी सन 2022 दिन रविवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी, विकासखंड दादरी से मैं मंच संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी अपने वरिष्ठ पत्रकार एनसाइक्लोपीडिया नोएडा से श्री विनोद शर्मा जी आप सबका खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने आज अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। आज नोएडा खबर.com की सौजन्य से जिस विषय पर चर्चा करने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस विषय का नाम है चुनावी बिसात विनोद शर्मा जी के साथ। तो इस 17वीं विधानसभा जो अब खत्म होगी और 18वीं विधानसभा के चुनाव हैं, इसी श्रृंखला में आज हम 14वें एपिसोड में उपस्थित हुए हैं और आज से ठीक 7 दिन पूर्व हमारे साथ नोएडा से बसपा के प्रत्याशी जी जुड़े थे और ये ऐतिहासिक दिन है। 14 दिन बाद यानी आज 14वें एपिसोड में दादरी से विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय श्री मनवीर भाटी जी हमारे साथ उपलब्ध हैं। बहुत बहुत स्वागत मनवीर जी। और नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद शर्मा जी पे हैंड ओवर करता हूँ। सर, प्रश्नावली आरंभ की जाए। धन्यवाद अतुल जी। इस कार्यक्रम में जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने समय दिया इतनी व्यस्तता के बावजूद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ मनवीर जी। जी सर, जी सर। हाँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में समय देने के लिए, आपने इतनी व्यस्तता के बीच में समय निकाला। जी सर। अब शुरू करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। पहला सवाल यही है कि आप एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जो बहन मायावती की पैतृक गांव से जुड़ी सीट है और इस सीट पर आपने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तो आप जब इस विधानसभा क्षेत्र में गए हैं तो आपने जनता के लिए क्या मुद्दे चुने हैं, उन मुद्दों की जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, एक तो ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय बहन जी के गृह सीट से जो मुझसे पूछा गया था हु आर यू, अधिकारी ने, मौजूदा सरकार के अहंकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने जब पूछा था कि तुम नौजवानों के सवाल उठाने वाले, किसानों के मुद्दों की नीतियों को बदलवाने वाले तुम कौन होते हो, तो उसका जवाब देने के लिए माननीय बहन जी की गृह सीट और उन्हीं की पार्टी से मुझे सौभाग्य है मेरा। दूसरा मुद्दे मुझे चुनने की आवश्यकता नहीं है, मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 15 साल से और उन्हीं के लिए आगे लड़ाई जारी है। जब हमसे पूछा गया कि आप कौन हो, तो नौजवानों के रोजगार की सवाल उठाई, तो जब मिस्टर आर टंडन ने हमसे कहा कि तुम कौन होते हो, हु आर यू, जब हमें 10% किसानों के 10% प्लॉट के मुद्दे उठाए, तो उन्होंने कहा कि 3 मार्च 2020 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सारे एमएलए और तीनों प्राधिकरण के सीओ के बीच में सहमति बन गई कि जो कोर्ट गए उन्हीं को 10% मिलेगा, बाकी प्लॉट किसानों को नहीं मिलेगा। ऐसे ही रोजगार के लिए कहा कि 2024 के मास्टर प्लान के बाद जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जो होगा उसमें हम विचार कर सकते हैं, उससे पहले बदलवाने वाले तुम कौन होते हो। तो ये हमसे कहा कि हु आर यू, तो हु आर यू का जवाब देने के लिए मनवीर भाटी मैदान में है और उनका जवाब ये जनता देगी। तो मुद्दे की हालात के चलते ही चुनाव लड़े हैं, अगर मुद्दे हल हो जाते तो आज हो सकता है मनवीर चुनाव में नहीं होता। 4 महीने पहले, 3 महीने पहले मुझे नहीं मालूम था कि मुझे सड़क के साथ विधानसभा की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, लेकिन हालात ऐसे कर दिए अधिकारियों ने, पहले आंदोलनकारियों को, किसानों के जो सड़क पे बैठे थे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनको सुना जाता था, भले ही वो देर सही, लेकिन उनकी बातें सुनी जाती थी और मानने की तरफ प्रयास भी होता था। ये तो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो इस वजह से कि जब रोजगार, यहाँ के नौजवानों को रोजगार विधानसभा और राजनीति में जाने से ही मिलना है और यहाँ के किसानों को उनका अधिकार राजनीति में जाने और विधानसभा में जाने से ही मिलना है। जब हमने फ्लैट बायर्स की मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि उनकी आवाज, उनके मुद्दे तुम कौन उठा रहे हो, तुम उनकी आवाज कब से उठाने लगे, तुम क्यों उनकी बात रख रहे हो, तुम कौन हो। तो जब हमने फ्लैट बायर्स की बात उठाई तो हमसे पूछा गया कि तुम कौन हो,
तो अगर विधानसभा और राजनीति में जाने से ही फ्लैट बार्स की उनकी रजिस्ट्री उनके नाम पे होंगे, उनके फ्लैट, उनकी समस्या का समाधान होगा, तब हमारे सारे संघर्ष के साथियों ने फैसला किया कि अब हम विधानसभाओं के साथ साथ, मतलब सड़क के साथ साथ विधानसभा की लड़ाई भी लड़ेंगे। जिस जिस देखिए, जो पेड़ लगाता है वही पेड़ की रक्षा भी करता है। ये जिला देकर यहाँ का क्षेत्र जो है वो पेड़ लगाया है माननीय बहन जी ने, वही इसके दर्द समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए उस पार्टी में शामिल भी हुए। जी, जो ये तो समस्या, इसलिए मुद्दे चुने नहीं हैं, मुद्दों के लिए ही चुनाव में है। मुद्दे हल हो जाते तो चुनाव में नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात एक और भी है, एक तो सबसे बड़ी गृह जनपद है, दूसरा आपका जो पैतृक गांव है बिसरक, वहां से कभी 1980 में विधायक चुने गए विजय जी, और पहली बार ऐसा रहा है कि कोई ही से बिसरक गांव का फिर जनप्रतिनिधि बने, इस तरह की संभावना है। तो आपने उनके लिए घोषणा पत्र जो बनाया है इस क्षेत्र का, उस घोषणा पत्र में क्या क्या है वो जरूर बताइए। देखिए, हमारी पार्टी तो घोषणा पत्र नहीं बनाती है और कभी घोषणाएं करती भी नहीं है। आजकल राजनीति में घोषणा पत्र बनाना और घोषणा करना ये दोनों अप्रासंगिक हो गए हैं। अभी आप कहीं जाके बोलेंगे कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए करूंगा, मैं वाला आपके लिए फलाना, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतने राजनीतिक स्तर गिर गया है कि जब कोई आज मेरे लिए बड़ी चुनौती है, जब उनको बोलता हूं तो मुझे लगता है कि सब यही बोलते हैं, तो ये मुझ पे कैसे भरोसा करें। रही बात हमारे मुद्दे की, हमारे मुद्दे हैं यहाँ के फैक्ट्री, हमारी जमीन जाने से हमारे स्थानीय जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हो गए। जमीन केवल हमारी संपत्ति नहीं थी, हमारा आय का साधन भी थी। जमीन जाने से हमारा आय का साधन चला गया। तो जो फैक्ट्री यहाँ लगी है या लगेंगी, उनमें 50% आरक्षण के नीति के हिसाब से स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिलने का प्रावधान कराने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के किसानों को जो समझौता उन्होंने 2011 में माननीय बहन जी की सरकार में किया था कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, 10% दे दीजिए, जो समाजवादी ने जिसको खारिज कर दिया, उसको बहाल कराने के लिए सभी किसानों को 10% प्लॉट देने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो यहाँ फ्लैट बायर्स हैं उनकी रजिस्ट्री और उनकी जो मेंटेनेंस और बिजली पर जो बिल्डर की बिचौलियागिरी और दादागिरी चलती है, उसकी दादागिरी को खत्म करने और उनके फ्लैट उनके नाम पे वापस हो जाएं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा में व्यापार चल रहा है, अब देखिए, अगर गरीब और आम नागरिक के लिए स्कूल बनाए तो माननीय बहन जी ने बनाए थे। ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई कि दूसरी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई। आज वहाँ क्या है, वो बंद पड़ी है। उस यूनिवर्सिटी में सरकार आराम करती है, मीटिंग करती है। जिस प्रांगण में कभी क्लास चलती थी, कक्षाएं चलती थी, वहां पे सरकार का आराम गाह बन गया है। जिस बालक इंटर कॉलेज में बच्चे अच्छे खेलते थे, वहां स्विमिंग पूल था कभी 2011 में, आज वह जंगल खड़ा है। और वहां जहां प्रिंसिपल का बोर्ड लगा होता था, आज मिस्टर नरेंद्र भूषण का बोर्ड लगा है। तो पूरी तरह से जो नीति है वो बिल्कुल खराब है। प्राधिकरण केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर बन के रह गया है। वो जमीनें अलॉट करता है, यहाँ के लोगों की बुनियादी सवालों और बुनियादी समस्याओं के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आज घर खरीदार जाते हैं, बिल्डर की बात करते हैं तो बोले बिल्डर का मसला है। हम लोग जाते हैं तो वो दूसरी बात करते हैं। ये स्कूल के लिए दुकान चलाने वाले के लिए स्कूल की जमीन हमारी बांट दी, अस्पतालों की दुकान चलाने वाले के लिए वो अस्पताल के लिए अलॉट करते हैं, बजट नहीं बनाते हैं। प्राधिकरण नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से चलता है और प्राधिकरण के अंदर का बजट जनता के पैसे का बजट होता है। तो जनता के जो पैसा होता है, जो बजट होता है, तो जनता के हिसाब से खर्च होना चाहिए, जनता के बुनियादी सवालों के लिए खर्च होना चाहिए। और जनता की सबसे बड़ी परेशानी है शिक्षा और चिकित्सा, एक भी बजट नहीं है।
हमने सीओ से कहा है, जब उन्होंने फोन करके कहा कि चुनाव में उतर गए हो, मैंने कहा हाँ, अपने मुख्यमंत्री से मिलवाया नहीं और उल्टा हमसे पूछ लिया कि कौन हो तुम, इसलिए चुनाव में है। तो आप यकीन करिए मैं एडमिट था तो उनसे एक ही बात कही थी कि आप अभी केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर चला रहे हैं, यहाँ जन समस्याओं को समाधान करने के प्रति जवाबदेही नहीं है। एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए 500 करोड़ का बजट बना दीजिए, आपको बनाना पड़ेगा। तो हम ये ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। प्राधिकरण के अंदर शिक्षा और चिकित्सा के लिए बजट बनवाएंगे जो आज तक नहीं बना है। हेल्थ के लिए बना है, वो छिड़काव करने के लिए, बस वो छिड़काव करते हैं ना जो, उसको बना है। बाकी चिकित्सा के लिए कोई बजट नहीं है, शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं है। और यही कारण है कि सरकारी स्कूल बंद हो गए और जो प्राइवेट जो मित्र हैं उनके चल रहे हैं। देखिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके एक अस्पताल थी, आज 4 अस्पताल हैं। जिनके पहले एक स्कूल थे, उनके 4 स्कूल चल रहे हैं। और सरकारी एक स्कूल है, वो भी बंद हो गया है। तो शिक्षा और चिकित्सा पे जो व्यापार चल रहा है उसको उखाड़ के फेंकना है, व्यापार नहीं चलने देना है। और जो व्यापार कर भी रहे हैं उन पे ऑडिट बैठनी चाहिए, एक मॉनिटरी ऑडिटरी कमेटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से 10,000 रुपए फीस ले सकते हैं। हमारी जो स्कूल के लिए जमीन दी थी 3500 रुपए मीटर में, अस्पताल के लिए जमीन दी थी 7500 रुपए मीटर में, और कॉमर्शियल की जो दर होती है वो है 40,000 और 60,000 कर। ये दोनों भी वही काम रहे हैं। जिसको इन्होंने एक दुकान दी हो, उसकी दुकान 4 हुई या नहीं हुई, लेकिन जिसके लिए स्कूल के लिए अलॉट की उसके 4 स्कूल जरूर बन गए। जिसके लिए अस्पताल के अलॉट किया उसके लिए 4 अस्पताल जरूर बन गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ 3500 रुपए मीटर में इसलिए जमीन बांट दी ताकि शिक्षा देंगे। 5500 और 7500 मीटर में हमारी महंगी जमीन इसलिए बांट दी ताकि चिकित्सा देंगे, लेकिन वो कर कॉमर्शियल रहे, इसको नहीं हम चलने देंगे। हमारी सस्ती जमीन दी है तो सस्ती और अच्छी शिक्षा में चाहिए। तो बहुत सारे सवाल है सर, अगर आप सवाल की बात करेंगे तो बहुत सारी पीड़ा है। किसान आज परेशान है, कोई एक वर्ग नहीं। आप देखिए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, फ्लैट बायर्स परेशान है, मजदूर अपने काम को लेकर परेशान है। पता नहीं क्या नीति है, गरीब और गरीब इन्होंने बना दिया, अमीर और अमीर हो गया है। कोविड में हमने देखा बूट पॉलिश की दुकान बंद कर दी ताकि कोविड है। एक पान की दुकान चलाने वाले की जो सुबह बेचारा दुकान चला के शाम को खाने का एक रोटी का जुगाड़ करता है, उसकी इसलिए दुकान बंद कर दी ताकि कोविड है। और शराब ठेकेदार जो बड़ा माफिया है शराब का, उसकी दुकान चलने दी क्योंकि वो पैसे वाला है। वहां लाइन लग के शराब खरीद रहे हैं, वहां कोविड नहीं है। लेकिन जहाँ एक आदमी 2 आदमी आता है बूट पॉलिश कराने के लिए, उसको बंद कर दिया। तो ये नीतियां केवल पूंजीपतियों के लिए बनती दिखाई दे रही है। तो पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है, आम नागरिक के लिए, जनता के लिए नहीं। आपने पूंजीपति की बात कही तो 2004 से नोएडा की, ग्रेट नोएडा की, यमुना की आवासीय नीति बदली है। 2004 के बाद आवासीय नीति बदली है और पूरा का पूरा आवासीय नीति है वो निजी क्षेत्र को दे दी गई। अब इसमें तो 2004 के बाद 2006 से अखिलेश की, मुलायम सिंह की सरकार रही, 2007 के बाद से 12 तक बहन जी की सरकार रही, 12 से लेकर 17 तक अखिलेश की रही और 17 से लेकर 22 तक। लेकिन कोई नीति में बदलाव इसलिए नहीं आया कि सिर्फ 100% बिल्डर्स को दे दिए गए सारी जमीन। अब सवाल ये उठता है कि अगर बिल्डर ही फ्लैट बनाएगा तो गरीब आदमी के लिए फ्लैट कौन बनाएगा? ये काम जो कि उससे पहले प्राधिकरण खुद करते थे तीनों। तो ये नीति में बदलाव की जरूरत नहीं है क्या? LIG, MIG, EWS का या तो बिल्डर के उसमें नीति में प्रावधान हो या प्राधिकरण खुद बनाए। देखिए, ये हमने ये बात रखी है कि प्राधिकरण खुद बनाए, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्राधिकरण को बनाना चाहिए था, प्राधिकरण ने नहीं बनाया। पर उस बात से भी सहमत हूँ कि उस टाइम आप देखिए इच्छा शक्ति के ऊपर बात होती है। आप याद करिए 21 अक्टूबर 2000 पहले का टाइम, 20 गांव रद्द किए थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। 10 से 12 करीब हमारे गांव के थे, 8 करीब नोएडा के अधिकरण रद्द किया था।
माननीय बहन जी की सरकार में उन गांव का भी समझौता हुआ, फ्लैट बायर को भी उनके घर मिल रहे और जमीन वालों को भी, जो जिनकी जमीन है उनको प्लॉट, उनकी आबादी, उनके मकान उनको वापस करने की पॉलिसी बनाई। इच्छा शक्ति थी, बसाया शहर को। आप देखिए, एक मकोड़ा केला अधिग्रहण रद्द है, उसके बाद जहां बहन जी ने पूरे ग्रेटर नोएडा को बसा दिया, वहां इन दोनों सरकार पे एक मकोड़ा के जंगल खड़ा है। आप जाके देखिए, मकोड़ा में जंगल खड़ा है, एक बिल्डिंग आज भी वो जंगल की तरह खड़ी है। एक मकोड़ा की छोटी सी जमीन पर हुए अधिग्रहण रद्द का ये समझौता नहीं कर पाए, और माननीय बहन जी ने 20 गांवों का और 40 गांवों का समझौता करा लिया। तो बहन जी का सपना यही था कि जो यहाँ जो दूर दराज के गरीब लोग हैं, जो एनसीआर में बसना चाहते हैं, तो वो खुशहाल जिंदगी जिए। उस वजह से उनकी बहन जी की जिम्मेदारी और जवाबदेही समझते हुए यहाँ बड़े बड़े निर्णय लिए और उन्होंने काम किए गरीब के लिए। कोई जिला अस्पताल 22 मंजिल का मांगने नहीं गया था, उन्हें 22 मंजिल का अस्पताल बनाया। कोई यूनिवर्सिटी इतनी शानदार पेरिस की तरह कोई नहीं मांगने गया था, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। कोई मांगने नहीं गया था कि आप बादलपुर में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाइए, लेकिन बनाए। कोई मांगने नहीं गया था कि आप इतना बढ़िया विश्व का ईस्टर्न पेरिफेरल रोड वो जो बनाया था, वो ये फॉर्मूला कार 1 रेस जो है स्टेडियम बनाया था 2011 का, मुझे याद है। हमने प्रोटेस्ट वापस लिया था उस खेल की वजह से, जो यहाँ पे जो फॉर्मूला कार 1 रेस जो हुआ था, तो उसमें सचिन तेंदुलकर, माइकल शूमाकर का मुझे वो याद आता है दिन। रामपुर की मार्केट में चाय पीते हुए सुबह छपा था उनका लेख कि थैंक्स बहन जी, आपने इतना खूबसूरत शहर न केवल बनाया बल्कि बसाया, बल्कि चलाया भी, और इतने कम समय में इतना सुंदर स्टेडियम आपने कार रेस का बनाया। मैं मतलब हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि कम समय में इतना भव्य बनाया भी और चलाया भी। आज वहां देखिए जंगल खड़े हैं। तो जो गरीब के लिए काम, जो विकास के लिए, एक तरफ तो उन्होंने गरीब के लिए भी काम किया और दूसरी तरफ विश्व स्तर के बड़े काम भी किए, जिसमें विश्व में हमारे जिले का नाम। उसके 10 साल बाद आप एक काम इनका गिनवा दीजिए, कोई सी सरकार का भी। आपको याद हो तो, ये आपके जुड़े रहते होंगे पार्टी के लोग, तो मैं पूछता हूं तो नहीं बता पाते हैं। एक भी काम ऐसा नहीं है जो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए किया हो। ना पिछली सरकार ने किया, ना इस सरकार ने किया। इन्होंने जो केवल लूट मचाई है। यहाँ नियम था कि यहाँ का पैसा यही खर्च होगा। अखिलेश सरकार ने उसको बदल के जो यहाँ के गांवों के विकास में लगना चाहिए था, उसको सैफई में जाके लगा दिया। यही काम आदरणीय योगी जी ने किया। तो यहाँ पता नहीं क्या ऐसी गलती हो गई यहाँ के लोगों को कि ये सजा देते हैं, नफरत करते हैं यहाँ के लोगों से। बिल्कुल। तो एक इशू अभी बीच में निकला, 2010 में जब मायावती की सरकार थी, उस समय तो के चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 2015 में चुनाव नहीं हुए। बहुत सारे गांवों में पंचायतें नहीं हैं, और साथ ही जो शहरी सेक्टर है उसमें जो आरडब्ल्यू हैं उनको वैधानिक अधिकार नहीं है। तो लोकल बॉडी का गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पंचायत नहीं है उनका विकल्प क्या हो। और आप जब जाते हो गाँवों में तो लोग बताते होंगे कि उनके सामने होने की क्या दिक्कतें आ रही। ये मुद्दा उठाते हैं हम, और अभी नहीं उठाया है। जब हमारे चुनाव खत्म किए थे तब हमने लगातार 7 से 8 महीना धरना प्रदर्शन किया था। जनवरी में ये 2016 में ये हमारे चुनाव खत्म किए थे। जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में, तब से हमने लगातार पूरे 6 से 8 महीने धरना दिया, सत्याग्रह आंदोलन किया। रेल रोको आंदोलन के तहत लुक्सर से लेके अलीगढ़ जेल तक हम लोग पड़े रहे, लेकिन सरकार नहीं मानी। ना ही सरकार के आज जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं बोले। तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, हमारी पहचान, हमारा वजूद राजनीतिक पिछली सरकार ने खत्म किया, और इस सरकार उस पर मोहर लगा देती है, वो भी नहीं खोजती है। तो यहाँ पे जनता बनाम सरकार का चुनाव है, और जनता ने दोनों सरकारें देख ली हैं। दोनों सरकारों ने केवल इस क्षेत्र को लूटा है और जनता को बर्बाद किया है, और कुछ नहीं किया है।
होनी चाहिए। अगर सर आप मैं अगर आपसे ये इजाजत मांगू कि मैं फोन के साथ जुड़ जाऊं, एक्चुअली हाँ, मेरी एक मीटिंग भी थी। बस अब अब चूंकि आप हम बस समाप्ति कर लेंगे जल्दी, बस 2-3 मिनट की बात है। अतुल जी आप जरा देखिए, जल्दी से जल्दी हम समाप्त करेंगे। जी हाँ कोई बात नहीं, बस आप खाली एक ये मुद्दा है और कुछ चीजें मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। तो नंबर 1 तो है, भगत सिंह की कर्मस्थली नलगढ़ा में शहीद स्मारक बनना था, जो अभी तक नहीं बना। सरकारें पहले भी आती रही जाती रही, लेकिन वहां पे एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है शहीद स्मारक भगत सिंह की स्मृति में नलगढ़ा। और दूसरा एक मुद्दा यह है कि गांवों की, जो आपने स्कूलों की बात कही, नए स्कूल बनने बंद हो गए। पहले अथॉरिटी स्कूलें बनाती थी, चाहे वो इंटर कॉलेज है चाहे प्राइमरी स्कूल है, लेकिन अब अथॉरिटी ने ये इनको बनाना बंद कर दिया है। इसके बारे में जरा बताओ। इसी के बारे में तो उसके हाँ। देखिए, पहले तो जो हमारे नलगढ़ा में स्मारक बनना चाहिए, जो कि नहीं बना, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आप हमारे एक जगह ऐसी है जहां हमारे राष्ट्रभक्त, जिनकी वजह से, जिनकी शहादत की वजह से आज हम और आप ये जूम पे बैठक कर रहे हैं, तो उनको वो स्थान नहीं मिला है। और मैं ये मानता हूँ कि इसको बहुत जरूरी था ये करना, और एक तरह से हम लोगों को भी इसमें प्रयास करना चाहिए था, जो हम लोग उतना नहीं कर पाए। पर अब मैं आपको भरोसा देता हूँ, मैं मतलब ये भरोसा देता हूँ कि ये जनता वो पावर देगी हमें, तो सबसे पहले नलगढ़ा में शहीद स्मारक बनेगा, और सबके उनके जो हमारे 1857 की गदर से लेके और बाद तक जितने भी शहीद हुए सबका पूरा व्याख्यान किया जाएगा। ये आपको मैं आज आपके चैनल पे ये बात बोलता हूँ कि सबसे प्रथम कार्य हम इसको करेंगे। अतुल जी समाप्त करिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा आगे मीटिंग करनी है और अब थोड़ा सा, क्योंकि हाँ समय, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक, मनवीर जी, तो आपको 10 फरवरी के लिए भी आपको शुभकामनाएं और 10 मार्च के लिए भी आपको शुभकामनाएं मनवीर जी। और थैंक यू सर। आपके लिए मैं बहुत कुछ अच्छी बातें सुनी हैं। और जैसे विनोद जी भी जब आप नहीं जुड़े थे तो आपके पृष्ठभूमि के बारे में अवगत करा रहे थे, क्योंकि दादरी से इतना संपर्क हमारा नहीं है, नोएडा से है। लेकिन आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बोली, और जब पत्रकार अगर अच्छी बातें बोलता है, इसका मतलब वाकई चरित्र, साफ चरित्र सब आपका साफ है। नहीं सर, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, ये तो बड़प्पन है शर्मा जी का। आपके छात्र जीवन के बारे में भी काफी व्याख्या कर रहे थे डिग्री कॉलेज में, जब आपने लड़ाई लड़ी मुद्दों की, और उस समय आप शायद दूसरी पार्टी में भी थे। लेकिन अच्छा लगा, आपको जानकारी है। लेकिन वहीं से मिली थी दिशा, वहीं से दशा और दिशा मिली थी। जी, और आज बेसिकली शायद हम 7 दिन का चुनाव था। मुझे याद आता है, मैं मंदिर मानता हूँ उस कॉलेज को अपने लिए, कि क्योंकि हम 7 दिन में, आप यकीन नहीं करेंगे कि हम फोटो कॉपी कर करके चुनाव लड़े। पंपलेट नहीं थे हमारे पास, मेरे नाम में मनवीर में रे कटा हुआ था, तो स्केच से लिखा के रे लिखते थे, आर लिखते थे, हर हर उसमें आर लिखते थे, और चुनाव जीते। तो मेरे साथी खुशी मना रहे थे कि हम चुनाव जीत गए और पूरा पार्टी शार्टी। तो अब मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि हमारी चुनौती चुनाव जीतना नहीं था। हम पे जो छात्रों ने भरोसा किया है, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, ऑटो से चुनाव लड़े 7 दिन में। तो हमें जो भरोसा दिया है, उस भरोसे को पूरा करना हमारी चुनौती है। तो ये जो यहाँ आज मुझ पे हमारे किसान हैं, ये हमारे नौजवान हैं, भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं। आज की राजनीति में उम्मीद बहुत कम करते हैं, तो हमारे लिए अगर कोई उम्मीद करता है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं उनकी उम्मीद को पूरा करूं। तो चुनौती चुनाव जीतना नहीं है सर, चुनौती उम्मीदों को पूरा करने की है। तो उस चुनौती को आज तक मैं लिए चल रहा हूँ, और जीवन भर ऊपर वाले से कृपा यही करता हूँ कि जीवन भर चलता रहूं। जी, मनवीर जी, उसमें कोई दो राय नहीं, बस अपनी बात में समाप्त कर रहा हूँ। उसमें कोई दो राय नहीं कि बहन जी के ने हम सब इस जिले में, चाहे वो कोई बाहर से आके इस जिले में बसा हो, और आप जैसे तो यहाँ के स्थानीय हैं, विनोद शर्मा जी भी यहाँ के स्थानीय हैं, हम सब आजीवन बहन जी के कर्जदार रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिएगा कि आज स्क्रीन पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें,
तो हम तीनों ने कहीं ना कहीं नीला रंग बाबा साहब का रंग भी पहना है, अगर आप देख रहे हैं तो बल्कि आप लोगों ने पहना है, मैंने भी थोड़ा लगा रखा है दुपट्टा। जी, तो बिल्कुल जय देखिए, भीम। पहले जय भीम। जय बहुत 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनवीर Thank जी, आपने दुआ दिया में याद रखना हमारे सर, लिए हमें बहुत जी, दुआ धन्यवाद। में याद रखना। धन्यवाद दुआओं में, और हम सबको बिल्कुल। राजनीति में भी याद रखेंगे सर। हम चाहते हैं कि 10 मार्च को अच्छा परिणाम आए, और अगर कुछ नहीं, कारणवश अगर कुछ आप सत्ता मैं में एक जरूर अपील लौटें। कर मैं एक अपील करना चाहूंगा कि 10 फरवरी को लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मनवीर भाई जी, 6,16,316 मतदाता है दादरी विधानसभा में, 2022 की विधानसभा की बात कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि सर उसमें से कम 70% का मतदान हो, और कहीं अगर 10 मार्च को ऊपर नीचे होता है, चाहे गठबंधन हो चाहे जैसे मर्जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि आपकी पार्टी सत्ता में आए, चाहे गठबंधन हो चाहे जैसा मर्जी हो। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित हूं आपसे सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम धन्यवाद। पूर्ण बहुमत से आएगी सर हमारी सरकार। बहुत बहुत बढ़िया सर। शब्बा खैर सर, शब्बा ठीक खैर। है, ठीक है, थैंक यू सर। शब्बा खैर। नमस्कार।